Dear students, welcome back to our fourth session of English. Hope that you are enjoying this session. And now, today we are going to see 1.4. But before that, on page number 17, we have to discuss few things. कुछ बातों को हमें देखना है. तो सबसे पहले आज पेज नंबर 17 पर एक सवाल है. हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशंस एट्सेट्रा टुडे. मतलब आज लोग अपना रास्ता अगर ढूंढना है माउंटेन में, डेजर्ट में, तो वो कैसे ढूंढते हैं वो हमें पता करना है. तो पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो आज जो रास्ता ढूंढा जाता है वो रास्ता ढूंढा जाता है, कंपास है, रडार है और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, सैटेलाइट्स है, इन चीज़ों से रास्ता ढूंढा जाता है. ट्रैवलिंग हमारे पास ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या है, ट्रेन है, प्लेन है, हवाई जहाज़ है, गाड़ियाँ है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन है. लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता था. पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो रास्ता कैसे ढूंढते थे, वो सूरज का सहारा लेते थे कि सूरज किस दिशा में जा रहा है, पोल स्टार किधर है, छाव किस दिशा में जा रही है. तो ये जो था ये पुराने ज़माने में रास्ता ढूंढने के साधन थे. तब तो कोई ये नहीं था, कोई साधन नहीं था हमारे पास में, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे. और पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या हुआ करते थे, लोग जानवरों की पीठ पर बैठकर, जैसे घोड़े की पीठ पर बैठकर, ऊँट की पीठ पर बैठकर, पैदल, इस तरीके से लोग अपना ट्रैवल करते थे. और फिर इस तरीके से लोग अपना ट्रैवलिंग लंबे समय तक चलते जाते थे. तो इस तरीके से पुराने काल में ट्रैवल होता था. अब बहुत सारी जो ट्रैवल जर्नीज़ है हम इसको देख सकते. गुलिवर ट्रैवल है, सिंदबाद है, तो अलादीन का एक मैजिक कंसेप्ट उस समय था. तो बहुत सारे ऐसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था. तो ये सारी जो है, ये सारी ट्रैवल हिस्ट्रीज़ है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. इंटरनेट पे बहुत सारी कार्टून के फॉर्म में भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्रीज़ है. इसके अलावा आपका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन ऑन मून, इसको भी ज़रूर पढ़िएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको उसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा. ठीक है. और एम्परर अशोका जो है उसने तो अपना राज्य अफ़गानिस्तान से बांग्लादेश तक पूरा अपना एम्पायर जो है वो स्ट्रेच किया हुआ था. सभी जगह अशोका का राज्य था. तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़िएगा, तो उस पे से आपको हिस्टोरिकल ट्रैवल क्या था ये पता चल जाएगा. तो अभी हम एक छोटी सी हिस्ट्री देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. पहले अभी हमको जो देखना है वो पेज नंबर 17 1.4 जर्नी टू द वेस्ट, ये पार्ट देखना है. लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए कि चीन के एक ट्रैवलर थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल करने के लिए भारत में आए थे. ही हैड ट्रैवल टू इंडिया इन 1629. ओके. So he reached India in 1629 to earn some knowledge about Buddha Dharma, and he got many scriptures and many stories were related with that person. His name was Yuan Shuang. युआन शुआंग उनका नाम था. और वो जब चीन से यहाँ आए तो बहुत लंबा सफ़र तय करके आए और उसके बाद वो यहाँ पे बहुत दिनों तक भारत में रुके. भारत के अलग अलग प्रांतों में वो गए और जब चीन से यहाँ आए तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए, समंदर पर्वत श्रृंखलाओं को जो आज के कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, उनको पार करते हुए वो यहाँ तक बड़े कठिन सफ़र से आए. तो हमें वो पूरा पार्ट जो है वो देखना. युआन शुआंग 1629 से लेके तो 1643-44 तक भारत में रहे. 1645 को वो चीन वापस गए, मतलब 43 में तकरीबन उन्होंने चलना शुरू किया और वो चीन गए. तो इतने दिन वो भारत में रहे. लेकिन जो वो चीन से भारत आए थे वो जो उनका सफ़र था वो बड़ा कठिन था और उसमें डाकू थे, बहुत सारे लुटेरे थे, बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ उनके ऊपर आई, बहुत सारे संकटों से लड़ते हुए वो अपनी
प्रखर जिज्ञासा को साबित करने के लिए भारत तक पहुँचे। अब जब वो भारत में पहुँचे तो भारत में आने तक के उनके सफ़र में और यहाँ से वापस जाने तक चीनी लोग, उस ज़माने में तो कोई कहीं जाता नहीं था, तो चीनी लोग तो यह मानते हैं कि इनके साथ सुपर नेचुरल पावर्स थे, भगवान का एक विशेष आशीर्वाद था, इसीलिए ये यहाँ से जा सके और आ सके। और इसीलिए फिर इससे संबंधित जो है वो पूरी जानकारी जो है वो जर्नी टू द वेस्ट के नाम से पब्लिश हुई। तकरीबन 17वीं 18वीं शताब्दी में इसके ऊपर एक नॉवेल भी लिखी गई, जर्नी टू द वेस्ट। अब इसका नाम जर्नी टू द वेस्ट क्यों है, पहले उसे हमें समझ लेना चाहिए। इसे जर्नी टू द वेस्ट कहने के पीछे का कारण ये है कि अगर हम ठीक से पूरे दुनिया के नक्शे को देखें, इफ़ वी सी क्लोजली द वर्ल्ड मैप, वी विल सी दैट चाइना फॉल्स ऑन राइट, दैट इज़ द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, whereas for China we are on the west side। तो चूँकि चाइना हमारे ईस्ट में यानी पूरब की ओर आता है और हम चाइना के पश्चिम की ओर आते हैं, और चूँकि युआन शुआंग ये चाइना से भारत आए थे यानी वो पश्चिम की ओर आए थे, चाइना से पूरब पश्चिम की ओर भारत में, और इसीलिए इसे जर्नी टू द वेस्ट कहा जाता है। अब चूँकि इतना कठिन सफ़र था, इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड जर्नी दैट ही हैड ट्रैवल्ड, and men never traveled out of their cities even, okay, where they lived. Got it? So people believed that this is what the supernatural power assisted युआन शुआंग, जो सुपरनेचुरल पावर है यानी अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं, यानी जो भगवान के आशीर्वाद से मिली हुई शक्तियाँ हैं, उनकी वजह से ही युआन शुआंग यहाँ तक पहुँच पाया, ऐसे लोग मानते हैं। तो उससे संबंधित बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई और उन कहानियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया। बहुत सारी कहानियाँ मनगढ़ंत थी। Somewhere the stories told at that time were imaginary stories, तो ये imaginary stories भी बहुत सारी लिखी गई और फिर तो आगे चल के हाल ही के दिनों में उसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, दैट इज़ द मंकी किंग। तो ये सुपर नेचुरल क्या था और वो कैसे हुआ, ये सब हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। एंड सो वी आर गोइंग टू सी 1.4 अ जर्नी टू द वेस्ट, एंड दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक स्टोरी। कीप watching this till the end and fully take interest, okay? And now we start. I read the story and I explain the story as I read it, okay? So keep your book open page number 18 of your book, Journey to the West. And now we see Journey to the West. When we read the words Journey to the West, we naturally start thinking about journey to the Western countries like England and America. But West is a relative term. For countries to our east, we are the West. This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. It was made by the famous 7th century traveler युआन शुआंग। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम बात करते हैं वेस्ट तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम सही सोचते हैं, क्योंकि हम भारत की ओर से सोचते हैं। हम चूँकि भारत में रहते हैं तो हमारे वेस्टर्न साइड में इंग्लैंड अमेरिका जैसे देश आते हैं तो हम ये सोचते हैं। पर अगर हम चाइना के हिसाब से सोचें तो चीन के हिसाब से हम उनके वेस्ट में आते हैं, इसीलिए इसे रिलेटिव टर्म कहा गया है और इसीलिए मैंने जैसे अभी बताया इसका नाम रखा गया था जर्नी टू द वेस्ट। In those days, traveling from China to India was not an easy task. One had to travel thousands of miles on foot or horseback, crossing deserts, crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? But Yuan Shuang had a dream. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. It was like pilgrimage to him. अब जैसे मैंने बताया आपको पूरा स्टोरी जो है पूरी वो मैंने हिंदी में पहले बताया और पूरा जो उसका प्रीफेस था, बैकग्राउंड था, वो भी हिंदी में बताया। 7th सेंचुरी में जब युआन शुआंग चाइना से इंडिया आया तो उस समय
ये काफ़ी मुश्किल था. इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैवल एंड ही हैड टू क्रॉस द आइस क्लाइड माउंटेन्स डेजर्ट्स. देखिए वो एक व्यक्ति है जो माउंटेन रेंज को पार करता है, फिर उसे डेजर्ट मिलता है. गोबी के डेजर्ट से वो भारत पहुँचे हैं कि डेजर्ट में कितनी सारी धूप रही होगी और बहुत सारी ठंड भी रही होगी, और फिर वो आइस क्लाइड माउंटेन से यानी बर्फाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से वो पार करते हुए भारत में आए. उस समय जो रॉबर्स थे, जैसे मैंने बताया डेकेट्स, बैंडिट्स जिन्हें कहा गया है, तो वो बैंडिट्स भी उस समय रहते थे. इतना आसान नहीं था आने जाने वाले लोगों को लूटना. ये बैंडिट्स का, रॉबर्स का काम होता था. और क्यों आए थे? जब उम्र की 13 साल में युआन शांग थे, तो युआन शांग बुद्धिस्ट थे और ही न्यू दैट कि उन्हें पता था कि वो भारत में बुद्ध धर्म का उदय हुआ है, और इसीलिए वो भारत से बौद्ध स्क्रिप्चर्स यानी जो यहाँ के धर्म ग्रंथ थे वो अपने देश होमलैंड चाइना में ले जाना चाहते थे, और इसीलिए वो इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आए थे और वो बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल करना चाहते थे. क्या हुआ? Yuan Shang undertook the long and difficult journey to follow his dream. For 17 long years, he kept on traveling, suffering from many hardships on the way. 17 सालों तक युआन शांग का यह सफ़र चला, और 17 सालों तक उन्हें सफ़र करने में नहीं लगा. तो यहाँ पे एक बात समझ लेनी चाहिए कि 17 साल वो आते हुए रास्ते में जहाँ भी जो भी मिलता वो सारी चीज़ों को वो सीखते हुए चल रहे थे, और ये काफ़ी हार्डशिप वाला उनका ट्रैवल था. He traveled across Gobi deserts, then along the Tian Shan mountain range, and on along the Silk Road through regions that are now Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, before he came to India. In India, he traveled too many parts and gathered many important manuscripts. जो हस्तलिखित थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, उन्होंने पढ़ा और अपने साथ रखा. जो मैंने पहले ही बताया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो आज हाल में हैं, उस समय शायद ये नहीं थे. कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान तो अभी हुए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी अभी हुए. ये पूरा एक अफ़गानिस्तान वगैरह जो है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था. और फिर वो पूरा हिस्सा वो माउंटेन गोबी के डेजर्ट से, मैंने आपको बताया गोबी के जो रेगिस्तान है उसमें से वो आए. फिर उन्होंने टिएन शान माउंटेन जो है वो माउंटेन रेंज को पार किया और वो भारत आए. 17 साल उन्हें वहाँ से यहाँ आने लगे. उम्र के 13वें साल में उन्होंने चलना शुरू किया था. The way back home was also equally difficult, but Yuan Shang managed to reach China safely along with scriptures. जाते समय का रास्ता बड़ा आसान था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट था. और लेकिन चूँकि युआन शांग का एक्सपीरियंस हो चुका था और वो सारे स्क्रिप्चर्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके चल दिए थे. दिस वाज ग्रेट अचीवमेंट. उन्हें ये जो अचीवमेंट इंडिया से वो लेकर जा रहे थे, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट उन्होंने यहाँ लिया, हासिल किया था यहाँ पे. इट वाज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड the supernatural powers had helped Yuan Shang in his quest. जैसे मैंने पहले बताया कि इतना लंबा सफ़र करके चाइना से भारत आना और फिर चाइना इतने सालों बाद वापस जाना, ये तो भगवान की दया से ही हो सकता है. इसके ऊपर सभी चाइनीज़ जनता का विश्वास था और वो सोचते थे कि भगवान और सुपरनैचुरल पावर यानी भगवान के जो प्रेषित है, ठीक है, ये भगवान के प्रेषित ने भगवान ने भेजे हुए बंदे युआन शांग की रक्षा के लिए थे, और इसीलिए युआन शांग इन संकटों से निपट सके, ऐसे लोग मानते हैं. दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स. अब देखिए, चूँकि उस समय तो कोई ऐसे प्रूफ नहीं है किसी बात के, जो युआन शांग ने लिख के रखा हुआ है उसको एक आधार बना के इसे बनाया गया है. और बहुत सारी दंत कथाएँ, फोक टेल्स जो है, लोक कथाएँ जो है, फेबल्स जो है वो लिखी गई, और फिर कुछ काल्पनिक पात्र भी इसके साथ जोड़े गए, और फिर उसके ऊपर सेंचुरीज लेटर, उसके ऊपर द जर्नी टू द वेस्ट नाम का एक नावल भी लिखा गया. Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage. अब पिलग्रिमेज यानी धर्म यात्रा, ठीक है, तो तीर्थ यात्रा जिसे हम कहते हैं, तो धर्म यात्रा
यात्रा थी, ये पूरे धर्म की शिक्षा के लिए युआनशांग की यात्रा थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पिलग्रिमेज। द नॉवेल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स, द नॉवेल एंड स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। सारी लोक कथाएँ और बहुत सारी दंत कथाओं का इसमें इंक्लूजन है और इसीलिए ये आज भी बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि ये एक बच्चे बड़े सभी के इंटरेस्ट का पार्ट जाता है। द नॉवेल टेल्स अस दैट देयर आर मेनी डेमन्स एंड एविल पावर्स हु आर ईगर टू किल एंड गॉबल अप द होली मंक। क्या कहता है ये नॉवेल कि ये बताता है कि उस ज़माने में बहुत सारे राक्षस और शैतान होते थे और ये सारे इविल पावर, डेमन्स एंड इविल पावर हु आर ईगल टू किल एंड गॉबल अप द होली मॉन्क। होली मॉन्क यानी साधु। होली मॉन्क जो युआनशांग है उन्हें होली मॉन्क कहा गया है और उस ज़माने के राक्षस शैतान जितनी भी ये शक्तियाँ थी वो तो युआनशांग को ख़त्म कर देना चाहती थी, उन्हें खा जाना चाहती थी। द पावर्स हैड the will to gobble up the holy monk. Okay, so what happened then? Who would save him? Who would vanquish the demons? वो demons को कौन मारेगा? युआनशांग को कौन सेव करेगा? Who will save युआनशांग? Okay, well, the Guanyin deity, ये जो Guanyin deity यानी जो पालन करती रहती है कुल देवता हमारी, उसे डेटी कहा जाता है। तो डिटी हु इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी। तो ग्वानियन डिटी जो थी वो मर्सी दया की देवता थी और वो दया की देवता युआनशांग के ऊपर प्रसन्न थी और फिर हैज़ सीन टू that Yuanshang is suffering from many hardships in his travel, and the Guanyin deity had seen it, and what she did, she has assigned this task to 3 special people. अच्छा देखिए अभी क्या हुआ। जैसे प्रभु रामचंद्र के अयोध्या से लेकर तो लंका तक के पूरे सफ़र में बहुत सारे लोगों ने उन्हें मदद की। हनुमान जी उन्हें मिले, उन्हें विभीषण वहाँ मिले, उन्हें सुग्रीव मिले और बहुत सारे लोग जो मिले, तो उन्होंने जैसे प्रभु रामचंद्र को मदद की, ठीक उसी धरती पर यहाँ पर युआनशांग को भी कुछ ऐसे सुपरनैचुरल पावर्स उनके मदद के लिए आए और वो 3 सुपरनैचुरल पावर किसने भेजे थे? ग्वानियन डिटी ने भेजे। तो ये 3 सुपरनैचुरल पावर्स कौन से थे, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहला सुपरनैचुरल पावर जो ग्वानियन डिटी ने बोला हुआ था वो था सन वुकोंग। सन वुकोंग को ही हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं। ये सबसे ताकतवर ऐसा सुपरनैचुरल पावर था। दूसरा था जू वज्जी और इसको पिक्सी के नाम से जाना जाता है और तीसरा था शा वुजिंग और इसी को सैंड प्रीस्ट यानी धूल का साधु ऐसे भी बोला जाता है। तो ये सुपरनैचुरल पावर्स थे और ये सुपरनैचुरल पावर्स में क्या सुपरनैचुरल था उसको भी हम देखेंगे। नाउ दीज 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट्स, ये साधु नहीं थे। सबसे पहले हम बता दें, धूल का साधु हमने बोला हुआ है लेकिन ये साधु नहीं थे। इनफैक्ट दो दे आर ऑल हैव सुपरनैचुरल पावर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स। देखिए ऊपर वाले के दरबार में ये 3 जब थे तो ये तकलीफ़ देते थे, ये कोई साधु नहीं थे, ये ट्रबल मेकर्स कहा गया है। ट्रबल यानी तकलीफ़, तो ये सबको तकलीफ़ देते थे और फिर इसीलिए ये तकलीफ़ देने वाले थे, इनमें बड़ी शक्ति थी। सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन। गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन। चूँकि ये तकलीफ़ देते थे, भगवान ने इन्हें जो है वो हेवन से बाहर निकाल दिया कि आप लोग यहाँ तकलीफ़ देते हो, बाकी सब देवताओं को तकलीफ़ देते हो, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। हाउएवर द काइंड डेटी ग्वानियन हैज़ ऑफर्ड ईच ऑफ देम 1 more चांस। लेकिन जो काइंड, एज आई टोल्ड यू, ग्वानियन डेटी वॉज गॉड ऑफ मर्सी, वो तो दया की देवता थी और उन्होंने इन्हें एक चांस दिया कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो यू कैन हैव अ चांस टू गेट बैक इन द हेवन।
If you help the holy monk in his pilgrimage to India, if you use your powers for his good work, then you may return to heaven. That is why the three characters have agreed to be Yuan Shang's disciples and to help Yuan Shang in his difficult journey. देखिए, ग्वानियन डेटी ने कहा कि अगर आप युआन शांग को मदद करते हो, वो जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो यू हैव अ चांस, ओके, टू गेट बैक टू हेवन एंड योर सीन्स विल बी vanquished. Okay, so what happened? And sure enough, they have many thrilling, exciting and sometimes humorous adventure on the way to the Holy Land India. देखिए, इंडिया को होली लैंड कहा गया है, काफ़ी मतलब पवित्र धरती कहा गया है। और फिर इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ कि इन्होंने, ये तीन जो थे, इन्होंने अपने बहुत सारे करतब बताए, isn't it, एडवेंचर्स, और फिर बहुत सारा कॉमिक भी इन्होंने किया, मजाक भी किया। और ये ऐसे कहा जाता है कि ये तीनों युआन शांग के साथ में चाइना से लेकर भारत और भारत से लेकर चाइना तक रहे। द मोस्ट पावरफुल अमंग द थ्री डिसाइपल्स इज सन वुकोंग। सन वुकोंग यानी मंकी किंग जो था, ये सबसे पावरफुल था, सबसे पावरफुल जो था वो मंकी किंग था, दैट इज़ सन वुकोंग। तो ऐसे कहा जाता है कि वो सबसे शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उनका जन्म ही बड़ी असामान्य परिस्थिति में हुआ था। द मोस्ट पावरफुल अमंग द थ्री डिसाइपल्स इन इज सन वुकोंग। एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब असामान्य था। ही वॉज बॉर्न व्हेन विंड्स ब्लू ओवर ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लावर फ्रूट माउंटेन। फ्लावर फ्रूट माउंटेन है, उसके ऊपर स्टोन एग्स यानी पत्थर के अंडों के ऊपर से बहुत हवा बह रही थी, ऐसे कहा हुआ है। ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज। 72 अलग अलग रूपों में वो अपने आप को बदल पाता था। Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. वो अपने आप को किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में बदल कर सकते थे। His as you wish gold banded cudgel is also magical. उनके पास एक सोटा हुआ करता था, ऐसे चाबुक हुआ करता था, और वो मैजिकल था। It can grow as big as a pillar supporting the sky, but at the other times it becomes as tiny as a needle. देखिए क्या कहते हैं, वो जो उनके पास जो चाबुक था वो इतना लंबा हो सकता था कि जैसे स्काई को पिलर लगाया गया है ना, एक टेका लगाया गया है, या फिर छोटा सा निडल के इतना भी वो हो सकता था। द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर, और वो उसे अपने कान के पीछे छुपा कर रखते थे, ऐसे घुमा कर उसको रखते थे। सन वुकोंग कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन जस्ट वन समरसॉल्ट। ऐसे एक उल्टी छलांग लगा देते थे तो वो हजारों किलोमीटर का ट्रैवल कर जाते थे, इतना पावरफुल उनको बताया गया है। ही कैन टॉक थ्रू फायर, ही कैन वॉक थ्रू फायर, ट्रैवल अंडर वाटर एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल। वो कहाँ से चल सकते थे? वो आग में से चल सकते थे, पानी के अंदर से चल सकते थे, और जहाँ उनकी इच्छा है वहाँ वो जा सकते थे। हिज बॉडी इज़ एज हार्ड एज अ डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड होता है, उतनी हार्ड इनकी बॉडी थी। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंज्योर हिम, और इसीलिए उन्हें इंजुरी का कोई डर नहीं था। His golden gaze, fiery eyes have X-ray vision. No one can deceive him. उनके आइज़ में X-ray vision था, आर पार सब दिखता था, इसलिए उन्हें कोई चीट नहीं कर सकता था। Sun Wukong is brave and intelligent, but he is also a trickstar. वो brave थे, intelligent थे, लेकिन वो एक जादूगर के जैसे बहुत जल्दी कुछ कर जाते थे। He loves to have fun, and some of his superpower help him टू जस्ट दैट। और उन्हें मज़ा करना बड़ा अच्छा लगता था, और उनके सुपर पावर उन्हें मज़ा करने में और भी मदद करते थे। ही हैज़ वास विच कैन सक इन एवरीथिंग और एनीवन। उनके पास एक वास था, गमले जैसा बर्तन था, वो उसमें कुछ भी खींच ले सकते थे, या किसी को भी उसमें वो खींच सकते थे, सक कर सकते थे। He can simply point at
अ लॉक एंड ओपन इट। बस वो ताले के अंदर ऐसे उंगली बता दे तो वो ताला खुल जाए। ही इज़ वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टाइनी एट अ ब्लिंक। आँख झपकते से ही वो सबसे छोटे या सबसे बड़े बन सकते थे। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमीज यूजिंग दिस ट्रिक्स। अब आप सोच सकते हैं कि उनके शत्रुओं की क्या हालत होती होगी जब वो ऐसे पैतरे ट्रिक्स को इस्तेमाल किया करते थे। If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his company had on the way, you will find the stories in English translation of Journey to the West. Some of these stories have also been turned into films. What would you like better, to read the historical account of Yuan Shang's travel, or to read fantastic stories of Sun Wukong? Maybe you should read both to find out what you like better. Happy reading. यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो अगर सन वुकोंग के बारे में पढ़ना है तो जर्नी टू द वेस्ट का इंग्लिश वर्जन जो है उसको पढ़ना चाहिए। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और सन वुकोंग के बारे में मंकी टू द किंग नाम की किताब है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दोनों पढ़ेंगे तो आप दोनों को बहुत एंजॉय करेंगे और उम्मीद है आपने इस स्टोरी को भी बहुत एंजॉय किया होगा। फिर से पढ़िए और फिर से इस वीडियो को बार बार देखिए। पूरा एक हफ्ता आप इसे देख के फिर से पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी स्टोरी का वर्कशॉप देखेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी टाइम, स्टे सेफ।